राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, जाने माने आर्टिस्ट वीर मुंशी। वीर मुंशी पेंटर, स्कल्प्टर और एक वीडियो आर्टिस्ट। कारीगरी ऐसी जो खुद बयां करती है कोई न कोई दास्तां। प्रख्यात कलाकार वीर मुंशी का जन्म दुनिया की जन्नत कहे जाने वाले राज्य कश्मीर में हुआ। बचपन में अपनी नन्ही उंगलियों से ड्राइंग बनाने वाले वीर ने आगे चलकर कला को ही अपना प्रोफेशन बनाया। कश्मीर यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, लेकिन कला में दिलचस्पी उन्हें वडोदरा ले गई, जहां उन्हें कला की बारीकियां जानने का मौका मिला। इकसठ वर्षीय वीर मुंशी उस दौर के भी गवाह हैं जब कश्मीर ने पलायन का दर्द झेला। उन्नीस 1990 में बेघर हुए वीर मुंशी ने दिल्ली का रुख किया और यहाँ आजीविका के लिए कुछ छोटे मोटे काम किए। धीरे धीरे वीर मुंशी को संघर्ष के उस दौर से आखिरकार निजात मिल ही गई और 1992 में उन्होंने पहली बार आर्ट हेरिटेज गैलरी में सोलो एग्जीबिशन लगाकर शुरुआत की। वीर मुंशी का पैशन या कड़ी मेहनत ही है कि उन्होंने अपने अंदर के छिपे दर्द और यादों को कला के जरिए अपने चित्रों में उकेरा है। – 2002 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित वीर मुंशी ने देश विदेश में अपनी कला का जादू बिखेरा है और कला के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है। बहुत बहुत स्वागत है वीर जी प्रोग्राम में। थैंक यू। हमें बताइए कि आपका जो सफ़र है, हम ये देखते हैं कि वो एक विस्थापित का सफ़र ज़्यादा है। ये जो विस्थापन आपके जीवन में आया उसने आपकी कला को तो बाद में प्रभावित किया ही होगा, लेकिन अगर एक थोड़ा स्केची ढंग से देखें तो क्या जर्नी थी जिससे आप यहाँ तक पहुँचे? बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी एक्चुअली जी। और इसमें तरह तरह के बहुत कुछ इस तरह भी है कि एक कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ सदमा भी हैं, कुछ इंटरेस्ट भी हैं और कुछ, लेकिन इस अभी लुकिंग बैक, क्योंकि मैं तो 26 साल पहले निकला हूँ कश्मीर से, और जब हम तब की बात, तब आदमी रिएक्शनरी होता है जब कुछ आप ऐसे हालात से निकलते हो, क्योंकि पॉलिटिकल माइग्रेशन तरह तरह की होती है, इकोनॉमिक भी होती हैं, सोशल भी होती हैं, बट हमारी पॉलिटिकल माइग्रेशन में जब हम बाहर आते हैं तो एक अलग अनुभव होता है और उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। मेरे लिए यही एक अच्छा लग रहा है कि अगर ये नहीं होता तो बहुत कुछ नहीं होता, तो बहुत कुछ वो एक्सपीरियंस नहीं होती, तो उसको पॉजिटिव वे में मैंने लिया और उस एनर्जी को यूज़ किया अपने काम में। और अपने का वही हमारी एक भाषा थी जिससे हम बोल सकते थे और हम एक्सप्रेस कर सकते थे। कि जैसे पोइट अपनी राइटिंग में, तो हमारे पास विजुअल लैंग्वेज थी, आर्ट था, उसमें भी तरह तरह के चीज़ें थी कि इस वे में हर टाइम अब कोई एक प्रोजेक्ट जो आप महसूस कर रहे हैं तो उसको कैसे आप ट्रांसफ़र करें। तो उसके लिए हमारे एक बहुत ये मानो कि मैं फॉर्चुनेट था कि मैं आर्टिस्ट था,
तो उसको एक्सप्रेस किया मैंने अपने अलग अलग मीडियम से, क्योंकि आजकल मीडियम भी धीरे धीरे नए मीडियम्स आ रहे हैं। हर मीडियम की एक पॉसिबिलिटी होती है, हर मीडियम का एक लिमिटेशन होता है। जो आप पेंटिंग में नहीं दिखा सकते आप वीडियो में दिखा सकते हैं, जो वीडियो में ना आपके इंस्टॉलेशन में दिखा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है क्या करना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है और कैसे आप इसको पेश करना चाहते हैं। जब आप बीएफए कर रहे थे तो कौन से उस वक्त बड़े आर्टिस्ट थे जिनके काम से आप खुद प्रभावित हो रहे थे और फिर बाद में आपने आगे चलकर इसी को अपना एक प्राइमरी एक्सप्रेशन का मीडियम बनाया? जब मैं ग्रेजुएशन तब मैं इतना भी नहीं पता था कि ये आर्ट भी एक प्रोफेशन है। सिर्फ हमें ये था कि बचपन से हमें लगा कि हम किसी का चेहरा बना सकते हैं। वो जब हम कॉलेज में तो हम बॉबी तस्वीर के वो पोस्टर बनाया करते थे, लोग जमा होते थे, हमें अच्छा लगता था। इतना ही आर्ट के साथ उतना ही था। और दूसरा यही था कि आर्टिस्ट हमें यही था कि वो लैंडस्केप बनाना, तो वहाँ एक ट्रेडिशन था वाटर कलर ऑन स्पॉट पेंटिंग बनाने के। तो हम चले जाते थे स्पॉट ढूंढने, उस स्पॉट पूरा दिन नहीं मिलता था। एक बुकिश नॉलेज थी कि हमें ऐसे चाहे ऐसा चाहे। उस उतना ही मुझे लगा था कि मैं लॉयर बन जाऊँ, क्योंकि हमारे घर में और करीबी दोस्तों में और घर के जानने वाले और आसपास कुछ मजिस्ट्रेट और वकील थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था मजिस्ट्रेट को देख के। मैं सोचा मैं सीधा मजिस्ट्रेट ही बनूँ। तो जो ही मैंने एक बार कोर्ट में चला गया तो मैं देखा ये मैं तो आई कांट बिलोंग टू दिस। तो मैं कहा फिर अब करे तो करे क्या। तब तक मैंने कॉलेज में दाखला लिया था, तो फिर पता चला कि ये फाइन आर्ट भी इसका एक कोर्स होता है। लेकिन घर में ऐसे जैसे हमारे कम्युनिटी बिलीव करती है एजुकेशन के, तो पहले ग्रेजुएशन करो फिर कुछ भी करो, क्योंकि आर्ट का इतना रिस्पांस नहीं होता था और इसको प्रोफेशन नहीं माना जाता। तो फिर मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ साथ एक इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट था, वहाँ 1-2 साल मैंने वहाँ किए। और वो भी मुझे वहाँ एक नामी आर्टिस्ट थे बंसी पारमू, वो बड़े इनकरेज करते थे। वो हमारे क्लोज रिलेटिव भी थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कॉलेज है, तो मैं वहाँ दाखला लिया। वो वहाँ जब पढ़ाने वाले थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बड़ौदा से पढ़ के आए थे, तो वो बड़ौदा जपते थे। तो उस जब से हमने भी लगा अब जब ग्रेजुएशन हुई तब यहाँ कहीं जॉब में न फंसे, तो हम भाग के बड़ौदा पहुँच गए। एक एस्केप लिया। मुझे ये भी नहीं पता था इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन में इसकी वास्टनेस बहुत है इस फील्ड की। तो वही एक हम वहाँ बड़ौदा पहुँचे तो वहाँ पे एक अच्छा माहौल था। लकीली एडमिशन मिल गया। उन दिनों हर जगह से लोग वहाँ पढ़ने आते थे। एशिया का बेस्ट इंस्टीट्यूशन था और अच्छा माहौल था और ख़ासकर अच्छे टीचर्स थे। हमारी पहली टीचर नसरीन मोहम्मदी, जो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही एडमायरेबल पर्सनालिटी थी, जो हमें सीधा ही, तब तो बच्चे होते तो अडॉप्ट जैसे करते थे, पर्सनल लाइफ उसके साथ शेयर करना। और एक लैंग्वेज ही बदल गई जो हम श्रीनगर में करते थे और जो यहाँ करते थे। तो एक बड़े स्केल पे और एक बहुत ही क्लोजनेस, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग व्हाट आई फेल्ट आई गॉट दैट टाइम फ्रॉम नसरीन मोहम्मदी। और फिर उसके साथ और भी कुछ टीचर जो बहुत ही ज्योति भट्ट थे, जो हमें वहाँ डायरेक्ट पढ़ाना ही नहीं, तो एनवायरनमेंट जो था, हम एक दूसरे और हर जगह से लोग आते थे, तो एक दूसरे को कल्चर को जानना और वो सब चीज़ें इसमें। फिर गुलाम शेख थे जो हिस्ट्री पढ़ा, रतन पारमू थे और के जी सुब्रमण्यम थे जो बहुत ही बड़े स्कॉलरली, उनका भी डायरेक्ट पढ़ाना नहीं थे, उनके वर्कशॉप्स होते। आर्ट फेयर का एक वर्कशॉप होता है, उसमें जो अलग अलग मटेरियल के साथ वो अनुभव है, द एक्सपीरियंस दैट आई थिंक वी आर यूजिंग टुडे इन डिफरेंट वेज। चाहे हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं या कोई क्राफ्ट पे काम कर रहे हैं, दोज आर द इनडायरेक्ट ट्रेनिंग्स विच वी हैड दोज डेज वी आर यूजिंग टुडे। और बड़ौदा की ये खास बात, वहाँ ये भी खास बात कि बहुत सारे बाहर से लोग आके कुछ
इंटरेक्ट करते थे, लेक्चर देते थे। उन दिनों एक अच्छी मूवमेंट भी चली थी, एक नैरेटिव आर्ट मूवमेंट। उसमें बड़े बड़े वो भूपेन खक्कर होते थे उन साइड, गीता कपूर होती थी, माला मरवा, तिमोथी हैमन आते थे। और एक नया दौर भी चला कि थोड़ा ट्रेडिशन को ब्रेक करना चाहते थे वो जो हमारे टीचर्स उस टाइम थे। उसमें कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छा, लेकिन बहुत चैलेंजिंग भी बन जाता था कहीं के लिए। हर मोमेंट में कुछ चीज़ें अच्छे होते हैं, कुछ चीज़ें बुरे होते हैं, किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता है। तो वह भी एक दौर बड़ा अच्छा रहा। लास्ट में विवान आए पढ़ाने, विवान कुछ टाइम 5-6 महीने, उनका अपना एक तरीका था पढ़ाने का। तो ये सारे थोड़े टिडबिट्स करके हम लगा कि तब तक हम पूरे इसमें डूब चुके सनम। तो उन दिनों इतना नहीं था इकोनॉमी को सोच के शो करना, ये ऐसा कुछ नहीं था। जो सिर्फ कोई काम ही था, काम करो, जितना मिलता है उतना सीखो। तो वही फिर बड़ौदा से हम दिल्ली आए थे, लेकिन दिल्ली हमें थोड़ा रास नहीं आया तो हम कश्मीर ही चले गए। कश्मीर में अब करे तो करे क्या, ऐसे थे एन चूज़ में ऐसे नौकरी वोकरी तो कोई मिलती नहीं है ना वो। तो वैसे जब मैं निकला था बड़ौदा के लिए, मैंने घर में यही बोला कि मैं प्रोफेसर बनाऊंगा ताकि वो इत्मीनान रहे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कभी मुझे वो जॉब वॉब या मुझे समझ नहीं आया, तो न कुछ ऐसा कुछ मेरी वो रोज़ी इस तरह नहीं मिली, तो मैं फ्रीलांसर ही रहा। तो मैं एक्सपेरिमेंट करता रहा कुछ अब सर्वाइवल भी करता। तो वो एक लिमिटेड सोच के साथ इस आर्ट को समझने, कुछ लोगों को समझ भी नहीं आता क्या कि इतने साल बाहर रहा तो क्या करके आया, तो कुछ तो करता तो नहीं है। वो फाइन आर्ट्स बोलना भी अजीब सा लगता था। फिर हम कभी फाइनेंस समझते थे वो, या कभी हम बोलते थे आर्किटेक्चर करके आया हो। तो वो करके हम चला लेते। तो कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे, कभी जो भी सामने आता वो करे, किसी का पोर्ट्रेट बनाओ, किसी का ऐड करो, किसी का ये करो। तो ये सब करके हमने लेकिन दुखी भी होते थे। कभी इसी स्ट्रगल में काम भी नहीं होता था। काम करने वाले काम बनाते थे, फिर उसको बाहर भेजना, तब ललित कला ही कुछ ऐसा था तो चलो भेजना, तो वहाँ पहुँचता ही नहीं था। तो एक समस्या बहुत रही, वो आज भी है। मैं कुछ मतलब ऐसे छोटी स्टेटों में प्रॉब्लम्स अभी भी है, वो इकोनॉमिक, वो ऐसे वहाँ कुछ अलग नहीं था, हर जगह ऐसा होता है। तो मैंने वो एक स्ट्रगल पीरियड वहाँ में 2-5-6 साल रहा बाहर आने से पहले। और फिर इस 5-6 साल के बाद आप दिल्ली ही आए? जी हाँ, फिर वो एक दौर 1990 का चला जो पॉलिटिकल अपहेवल है, वो एक इस तरह बड़ा। तो मैं पहले निकल आया ये सोच के कि 2-3 महीने में ये सब कश्मीर में ये होता ही है। कभी कभी हमने बचपन से देखा ही है, कुछ ना कुछ होता है कुछ टाइम के लिए। तो उसी सोच से हम बाहर आए कि 2-3 महीने ठीक हो गए, तब तक वहाँ चलो घूम के आएंगे। मैं वैसे भी जाता था शिमला, हमारे मामा जी वहाँ रहते थे, तो वहाँ मेरा एक स्टूडियो भी होता था विंटर के लिए, तो मैं वहीं चला आया। तो मैं पहले शिमला गया, फिर वहाँ शिमला में मेरे को कुछ एक मैगज़ीन में एक जॉब भी मिली, क्योंकि हम एक मैगज़ीन भी शुरू किया था। कुछ लोगों जो फर्स्ट मास कम्युनिकेशन का बैच था, वो उन सब के मिलके हमने एक पहला इंग्लिश मैगज़ीन भी वहाँ किया था। उसका मैं कार्टून और ये बना था, उनमें बहुत पेपरों में कार्टून और इलस्ट्रेशन और ये करता था। तो फिर शिमला में एक जॉब मिल रही थी, लेकिन मैं उतनी देर में वो मास माइग्रेशन जब हुई, तो फिर मैं जम्मू आया अपने पेरेंट्स को ढूंढने। उन्होंने एक छोटा सा कमरा लिया था, तो वहाँ पे फिर ऐसा लगा कि ये तो एक लंबा ये इंस्टेबिलिटी है कश्मीर की, ये शायद अभी जल्दी सुधरने वाला नहीं है। तो तभी मैंने दिल्ली आने का फ़ैसला किया। तो अब दिल्ली आके भी एक नई जर्नी शुरू हुई। एक बड़े शहर में अचानक आना, जेब में पैसा नहीं, तो हम बावलपुर हाउस में लैंड किए। जैसे हर एक आर्टिस्ट जो दिल्ली आता है तो बावलपुर हाउस को हम बहुत सल्यूट करते हैं। इसलिए जितने भी दिल्ली में आर्टिस्ट सेटल हुए वो इसी बावलपुर हाउस से ही हुए। और हम भी वहीं पहुंच गए, और 5 रुपए की खाट मिलती थी, बाकी शोर शराबा। और वो 5-6 दिन के लिए देते थे, और फिर एक दिन छोड़ना पड़ता। तो हम
इधर उधर घूमते थे रात भर या पार्क में सोते थे और फिर वही एडमिशन लेते। वो करते करते हमने 2-4 महीने निकाले इसी तरह। तो फिर वो सिलसिला, तब सर्वाइवल का चक्कर था कि कैसे करें। कभी प्रगति मैदान में 40 रुपये का ये मिलता था डेली वेज, तो वो थोड़ी देर किया। फिर एक सेंट कोलम्बस पे मुझे एक जॉब मिली थी 1500। बावलपुर हाउस में और कौन लोग उस वक्त थे जब आप थे? उस टाइम एक तो 2-4 हम आए थे। एक किशन काव था मेरे साथ, एक कॉल था मेरे साथ, और उसी टाइम में बिहार से 2-4 लड़के थे। एक संजीव सिन्हा था, सुबोध गुप्ता था, शंभवी थी, और एक नरेंद्र पाल, इस टाइप थे वहाँ पे उसी टाइम। एक वो बिहार से आए थे, हम कश्मीर से थे, तो इस तरह के थे। और बहुत देर और लोग बाकी ट्रांजिट में आते थे और चले जाते थे। सब अपना अपना कुछ ढूंढ रहे थे। हमें हमें उस टाइम आर्ट की इतनी खोज नहीं थी, हमें सर्वाइवल की खोज ज़्यादा थी। हम कहीं ढूंढ कुछ मिले, अगर कुछ मिले तो हम कुछ करेंगे। उतनी देर में वही फिर वहाँ पे ललित कला का कुछ होता था, परचेजिंग कमेटी। तो उन्होंने बोला हम आपसे एक एक पेंटिंग खरीदेंगे। मेरे से और किशन काव थे हमारे करीबी दोस्त, वो भी बड़ौदा से पढ़े थे, वो भी हमारे साथ आए थे। उनका एक स्कल्पचर, तो कुछ एडवांस दिया, शायद 1000-1200 रुपया या 1500 रुपया। तो अच्छा लगा। 2-3 महीने के बाद 1500 रुपया देखना। हम घूमती गए, चिकन खाया था। तो गोमती गेस्ट हाउस में, गोमती गेस्ट हाउस जो पास में ही जी। तो फिर 300 रुपये बचे थे, तो हमने सोचा पेंटिंग उनको तैयार करके, तो वो बाकी वो 4000 या 5000 की पेंटिंग थी, वो बाकी पैसे यही सोच के पेंटिंग। वो गेस्ट हाउस में हलचल बहुत थी, करने नहीं देते थे। मैं अक्सर बाथरूम में जाता था, मुझे लगता यही मेरी स्पेस है, मैं वो घंटों भर बैठता था। वो खटखट आते थे, मैं निकलता था ना, मेरी वो स्पेस, उस पर मैंने फिर एक पेंटिंग भी बनाई, सेल्फ कंटेम्पलेशन। तो वहाँ पे मैं सोचा क्या करा जाए। फिर किसी ने बोला गढ़ी जाओ। हम गढ़ी पहुँच गए। कहता गढ़ी भी एक जगह है। गढ़ी में जैसे होता है चलती ट्रेन में, कोई अंदर आने ही नहीं दे। कोई बोलता ग्राफिक करो, मैं कभी मेरे को पेंटिंग बनानी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को उस कम्युनिटी स्टूडियो के दरवाजे पे मैंने कहा मैं ये पेंटिंग करके ही जाऊंगा। तो मैंने अपना 300 में सामान लाया था, ये सोच के कि मैं अच्छी प्रिटी पेंटिंग बनाऊं, कुछ बेचूं और कुछ एक इनको दूं और आगे इससे काम चलाऊं। लेकिन वो पेंटिंग बने ना, क्योंकि मानसिक संतुलन बराबर नहीं था। इट वाज ट्राई टू डू बट इट डिडंट वर्क। वो बन नहीं रही थी। 1-2 कैनवास ख़राब हो गए, अब थोड़ा सा मटेरियल बचा था। तो फिर मैंने वो ये पहली पेंटिंग वहाँ वही बनाई, टेररिस्ट ऑन फ्लोटिंग लैंड। एक बड़ी पेंटिंग है, शायद 10 फुट की है, 4 फीट 10 फीट। रेड लेक के सामने एक टेररिस्ट को खड़ा कर दे, फ्लोटिंग लैंड, ये सोच के कि ये सूफी लैंड है, इसमें टेररिज्म ज़्यादा देर नहीं रुक सकता है, रेडिकलिज्म इस लैंड में नहीं रुकेगा। उस सोच कर मैंने, इसलिए मैंने वो मेटाफर यूज़ किया, फ्लोटिंग लैंड। कश्मीर में फ्लोटिंग लैंड होती है, लैंड की चोरी भी होती है अपने साथ, मतलब तो वो उस टाइम मैंने इस मेटाफर को यूज़ करके एक बड़ी से, और मुझे अंदर से थोड़ा अच्छा लगा ये पेंटिंग बन के, थोड़ा वो कैथारसिस भी था। और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि ये थेरेपी भी है, आर्ट कैन वर्क एज थेरेपी। और हम पढ़ते थे, लेकिन ये महसूस करना मुझे लगा पहली बार मैंने थोड़ा सा, और ये मैं कह नहीं पाता था लोगों को। फिर मैंने कहा यही तरीका है। मैंने कहा अब कुछ भी हो, वो जो बाकी पैसे दिए थे मैंने आर्ट मटेरियल ख़रीदा, तो मैं इसी जर्नी से इसी लैंग्वेज को पकड़ा। हालांकि मुझे आसपास वहाँ संतोष साहब हमारे करीबी सीनियर आर्टिस्ट थे, वो आते थे, कहते तो भूखे मर जाओगे, क्या बना रहा है, मॉर्बिड इमेजेस, नोबडी विल बाय इट। एंड मैं बोल नहीं पा रहा था, इट रिलैक्सेस मी। अब मैं कुछ करूँगा, किसी से भी मैं कोई भी और जॉब करें, उसको सपोर्ट मुझे करना है। मुझे लगा कि मुझे यही करना है। और
क्योंकि मैंने तरह तरह के काम किए थे, मेरा दिल जो परेशान में कि मैं मेरे परेशानी से मुक्त हो गया एक वो। तो इसमें तो मैंने इसी जर्नी को आगे लिया। अब जो फिर मैं कनेक्टेड रहा न्यूज़ के साथ, क्योंकि बहुत टर्माइल के सारे लोग बाहर आ रहे हैं ये, तो जो वहाँ होता गया वो मैंने एक, मुझे नहीं पता, मैं आर्ट क्रम में मैं एक आर्काइवल डॉक्यूमेंट जैसा बनाता था। जैसे वो मौलवी साहब कोई मर गए, सुन लिया, तो उसको ट्रिब्यूट के लिए मैंने ये पेंटिंग बनाई। फिर एक लसकोल थे डायरेक्टर दूरदर्शन, मेरे करीबी दोस्त थे, पड़ोस में भी थे, बहुत ही निहायत, जब उनके बारे में सुना उनको मारा गया तो उसको उस बारे में मैंने फिर एग्जाइल ऑफ द वैली, कॉल ऑफ, इस तरह के एक बड़ी सीरीज़ मैंने की है। और लेकिन ये भी पता था कि ये कोई लेने वाला नहीं है। फिर उस टाइम मेरे को अलकाज़ी साहब ने पहला शो दिया था, जिससे मुझे तिक्कू राजेंद्र ने इंट्रोड्यूस कराया। तो वो आए थे तो उनको कुछ अच्छा लगा, तो उन तीनों आर्ट हेरिटेज, एक अभी भी है आर्ट हेरिटेज, वो अलकाज़ी साहब की वो गैलरी उस टाइम बड़ी मानी जाती थी। और उसमें मेरा पहला शो 92 में हुआ। और वो तब वो मेरा पहला स्टेप था इस दिल्ली में शो करने से। और फिर थोड़ा ये, हालांकि ऐसे कुछ वो बिके नहीं, बट एक लोग उन तक बात कुछ पहुंच गई। उसमें मैं पहली बार देखा कि मैं पहले आर्ट और कम्युनिटी को बहुत दूर रखता था, क्योंकि ये भाषा समझ नहीं आती है आम लोगों को। लेकिन उस टाइम मैंने पहली बार देखा, जो खासकर जो कश्मीरी कम्युनिटी है, तो जब वो देखने लगे उनको अपनी बात लगी, तो उनका एक जो रैपो बन गया, इट वाज वेरी इंटीमेट। तो कोई बोला ये मेरा अंकल है, कोई बोला मेरा मौसा है। सो आई फेल दैट इट डज कनेक्ट टू पीपल। सो वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई। तो उसके बाद मैं सहमत, हमारी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सर्टन रीजंस, तो उससे उनके साथ जुड़ा, क्योंकि वो शो देखने आए हैं, उसके उनके साथ अच्छा सा डिस्कशन भी हुआ। उनमें से एक रुचिरा ने हमारी कुछ ड्राइंग्स भी खरीदी थी। और फिर थोड़ा एक्टिविज़म की तरफ भी थे 1-2 साल, एक कश्मीर को लेके, फिर सहमत के तो जैसे बाबरी मस्जिद को लेके, फिर इस तरह के मेरे प्रोग्राम में मेरी रुचि रही है। और आई बिकेम एक्टिव इनटू दिस, जो भी हो रहा था। अब कश्मीर को लेके, फिर ओवरऑल कंट्री और ओवरऑल वर्ल्ड में जो पॉलिटिकली सोशली अपहेवल है, और ख़ासकर मेरा माइनॉरिटी का एक कंसर्न रहा है। क्योंकि मुझे ये लगा कि माइनॉरिटी एक ऐसी चीज़ है कि वो मेजॉरिटी नहीं समझ पाती है, चाहे कोई भी माइनॉरिटी हो, चाहे कहीं पंडित माइनॉरिटी हो, कोई मुस्लिम माइनॉरिटी, हरिजन माइनॉरिटी। वो माइनॉरिटी मेरे को एक बड़ा ये क्लोज सब्जेक्ट रहा, क्योंकि मैं शायद इसको समझ सकता था, क्योंकि मैं खुद माइनॉरिटी में रहा हूँ। तो मुझे ये दूसरी लोगों की, इसलिए जब भी बाबरी मस्जिद गुजरात या कोई भी प्रोग्राम, तो मेरे को समझ आता है इसका क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, हाउ मेजॉरिटी बिहेव्स और माइनॉरिटीज, फियर साइकोसिस क्या होता है। तो इसलिए मुझे इन चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी रही है। इनफैक्ट फिर मैंने जैसे हुसैन साहब एग्ज़ाइल हुए, तो उस टाइम भी हमने उनके बर्थडे पे हमने एक हनुमान बनाया था, हुसैन एज वो हमारा हनुमान, क्योंकि वो हमारा हनुमान है। तो उस पर एक काम किया था, वो सहमत का ही प्रोजेक्ट था। फिर सहमत के ही कुछ प्रोजेक्ट, फिर विवान ने एक आर्ट ऑन मूव, एक अच्छा मोबाइल एक शो किया था क्यूरेट, उसमें हम भी थे और हमारे भी एक मोबाइल खाट पे एक काम बनाया था। और हम वो बिल्कुल वो पहले मैं टू टेक आर्ट अवे फ्रॉम फिक्स स्पेसेस, फ्रॉम द गैलरीज टू द पब्लिक, एक मोबाइल वर्क थी वो बरियल करके 2001 में मेरे ख्याल। फिर हम बहुत सारे स्कूलों में लेके गए, जामिया के सड़कों पे ले गए, जामिया ले गए। तो एक जो ऑडियंस, आपको दूसरा ऑडियंस मिल गया, वो एक रिएक्शन डिफरेंट थी। वो काम वो इंस्टॉलेशन थी, वो शायद मेरी पहली इंस्टॉलेशन थी। तो मुझे वो अच्छा लगा। मैंने पॉसिबिलिटी ढूंढी कि पेंटिंग के अलावा एक दूसरी पॉसिबिलिटी एक इंस्टॉलेशन के थ्रू हो सकता है।
और जो आप पेंटिंग से नहीं कर सकते हो, आप इंस्टॉलेशन की, जो इंस्टॉलेशन में आप वीडियोस, हर लैंग्वेज की एक पॉसिबिलिटी हो तो लिमिटेशन भी होती है। तो वो एक काम, और बहुत, क्योंकि ऐसे काम ख़रीदना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास इस कंट्री में इतनी म्यूज़ियम्स नहीं हैं, इतनी फेलोशिप्स नहीं है, ग्रांट्स नहीं हैं। वो दिखते हैं तो हमें उस ऐसे कामों को सपोर्ट करने के लिए खुद ही कुछ प्रयास करना पड़ता है। तो बहुत सालों के बाद वो फिर बाहर एक शो हुआ था सहमत का, अभी वो स्मार्ट म्यूज़ियम ऑफ आर्ट की परमानेंट कलेक्शन में लास्ट ईयर चला गया है। तो ऐसे काम जब कहीं रहते हैं तो हमें खुशी होती है कि चलो, क्योंकि हमें संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है ऐसे काम में, जो इंस्टॉलेशन का एक बड़ा दायरा होता है, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें करने को मिलती है। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। होने के बावजूद ना कोई जिंदगी, अब शोहरत आपसे कोई नहीं ये बहुत ही सिलसिला तेरी। मैं सिगरेट तो नहीं पीता, मगर हर आने वाले से बस इतना पूछ लेता हूँ कि माचिस है। क्या आपको सच में लगता है कि ये मेरी आवाज़ है? मेरी आवाज़ ये भी हो सकती है। और मेरी आवाज़ ये भी हो सकती है। आप कौन सी गाड़ी से उतरते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि उतरने के बाद आप क्या करते हैं। मैं उनमें से हूँ जो घर से भागे नहीं थे एक्टर बनने के लिए, मुझे भगाया गया था। अगर किसी ने अंग्रेज कहा होता ना, मैं उसको एक थप्पड़ लगाता फौरन, और मैं कहता अंग्रेज होगा तेरा बाप। दोस्तों से प्यार किया, गुफ्तगू से बहुत प्यार किया, जो भी किया हमने किया शान से। देखिए गुफ्तगू सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। एक दौर ऐसा भी आया अपने इंडियन कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट में जब सोथबीज और क्रिस्टीज़ काफ़ी काम हिंदुस्तान के बड़े आर्टिस्टों का ख़रीदा करते थे, ऑक्शन वगैरह हुआ करता था। क्या इस बीच में इसमें कोई एक लल या कोई एक गिरावट जैसी आपको लगता है कि जो इंडियन कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट है उसमें आई है? नहीं, देखो, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक पावर जो बूम आया आर्ट में, इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि सब आर्टिस्ट कंफर्टेबल हो गए इकोनॉमिक, जो टसल तक कर नहीं पाते हैं। जैसे समझो इंस्टॉलेशन और वीडियो करने, ये बहुत ही, वो इसमें ख़रीदारी ज़्यादा रही है, बट यू कुड डू इट। चाहे भला या पेंटिंग बेच के किया, लेकिन किया इस स्केल पे किया। लोगों के पास स्टूडियोज़ अच्छे ज़रूरतें मुहैया हुई, नहीं तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता था। दूसरा है कि जब कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा और प्रेशर में किया जाए, उसका एक डिक्लाइन होता है, कहीं पे उस क्वालिटी का डिक्लाइन होता है। और फिर एक अनदर जनरेशन आती है, तो वो शायद अगर वो सही तरीके से इसको ना समझे, हाउ डज़ दिस होल थिंग वर्क, तो शायद उसमें प्रॉब्लम होती है। तो क्योंकि हम शुरू कभी नहीं किया था, हमारी जनरेशन में तो हम तो रिसेशन से ही पैदा हुए, तो इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आया, जब भी अच्छा हुआ तो बोनस था, उसको हमने अपने काम में यूज़ किया, हमने दूसरे मीडियम में भी यूज़ किया जहाँ पैसा बहुत लगता है। जैसे मैं काम की जगहें चाहे स्टूडियोज़ चाहे वेयर हाउस चाहे, तो उसमें यूज़ किया है। तो इस तरह बाकी ये तो होना ही चाहिए, मीन्स जितने फैसिलिटी चाहे क्रिस्टीज़ थ्रू या सॉथबीज थ्रू या सैफरान थ्रू जितने हो, तो आर्टिस्टों के लिए अच्छा ही हुआ। आपने ख़ुद कहा कि आपका काम ख़ुद एक अपनी एंग्जाइटी और कंसर्न को, उसका एक वेंट उसमें मिलता है। आपको लगता है कि हाँ, आप जो कर रहे हैं उससे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूसरी तरफ ये हमेशा दबाव बना रहता है कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट के सामने कि उसका ख़रीदार कौन होगा। मतलब उसको बहुत बार बाज़ार आपके काम को प्रभावित कर रहा होता है, जबकि दूसरे क्रिएटिव फील्ड में इतना प्रेशर नहीं होता। मिसाल के तौर पर लिटरेचर में उतना नहीं होगा, म्यूज़िक में उतना नहीं होगा, लेकिन पेंटिंग में चूँकि उसमें कुछ आप इन्वेस्टमेंट भी होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ, तो
ये जो बाज़ार का दबाव है वो कहीं हमारी कला को करप्ट कर रहा है? देखिए ऐसा है कि जो बाज़ार का दबाव है उसमें बहुत लोग दबाव में आ जाते हैं, और मार्केट को, अगर आप मार्केट को सोच के काम करने लगे तो वो ज़्यादा देर रहता नहीं है। और मुझे लगता है हर चीज़ का अपना, आर्ट पे एक अच्छी चीज़ है कि इसमें एक लंबी जर्नी है ये, जो आज नहीं तो कल कुछ ज़रूर होगा, लेकिन अगर इस पेशेंस के साथ है तो इसमें, और ये इनफैक्ट जो जीवित भी नहीं है तब भी उस आर्ट का अगर उसमें स्ट्रेंथ है, आप कुछ भी करें तो फाइनली इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्क विच हैज़ टू प्रूव। और ये भी है कि ऐसा भी नहीं है कि पेंटिंग में भी, आर्ट में भी अलग अलग लैंग्वेज हैं। जैसे मेरी लैंग्वेज है बिकॉज ऑफ यू मे कॉल सर्कमस्टांसेस, और मेरी पॉलिटिकल है, उसमें दिक्कत होती है बेचने की वो, लेकिन अब तब सोचते नहीं हैं कि आपको बेचना है, अब तो एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए आप नावल लिखेंगे किस तरह के लिए, आप थोड़ी सोचेंगे कि जो बिकेगे वही लिखोगे, तो वही करोगे जो आपकी एक्सपीरियंस है। उसमें कहीं को दिखते आते हैं, कुछ होते हैं वर्क्स विच आर कमर्शियली बेटर, तो लेकिन आर्ट में भी दो टाइप के हैं, विच आर वर्क्स विच आर नॉट कमर्शियली बेटर, which not necessarily, but I believe what your journey is, you got to do that. What your experience is, you got to do that. There is you can do many things because you are fascinated with many things, but that's not your journey. What's your journey that one has to discover and go on doing that. It may be less important today, it may become more important today, it may have archival value for tomorrow. That's how I go about it. बाकी अब आर्ट तो तरह तरह के होता है, अब दीवार पे सजाने के लिए भी होता है, तो वो तो चलता ही रहता है, लेकिन फिर देन क्वेश्चन हमेशा होता है कि हम क्यों कर रहे हैं इसको। तो मेरा मतलब मुद्दा क्या है, हम क्या बोलना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, तो एक रेस्टलेसनेस होती है, उसी को हम इस वे में, ये हमारे बोलने का एक ज़रिया है और कुछ नहीं है। अब आप कैसे करो, अब मीडियम्स ढूंढ रहे हैं, कैसा सब्जेक्ट हो वैसा मीडियम, तो लकली आजकल पहले ज़माने में ऐसा होता है पेंटर है तो पेंटर तक ही रहता था, तो स्कल्पटर से, बट आजकल क्रिस क्रॉस बहुत है, और ज़माना मॉडर्न है, बहुत सी नई नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे कपड़े बदल रहे हैं तो वैसे टेक्नोलॉजी भी आप अडॉप्ट करते हैं, अब नई चीज़ों को करना ही पड़ता है, और पॉसिबिलिटीज़ अब हमेशा ढूंढ रहे हैं। आजकल नई जनरेशन मच मोर इंटेलिजेंट, मच मोर, बहुत ट्रैवल, बहुत इंटरनेट है, अभी एक्सपोजर इतना है, तब कम होता था, तो उसके साथ भी अडॉप्टेड ऑल्सो, बिकॉज देयर सो मच हैपनिंग ऑल अराउंड, यू कांट डू एवरीथिंग, यू हैव टू फाइनली कम टू योर सेंटर, टू योर ओन सेल्फ, व्हाट यू कैन डू, व्हाट योर एक्सपीरियंसेस। और जब आते हैं कि ख़ुद अपने एक्सपीरियंसेस और योर ओन सेल्फ पर, तो ख़ुद आप अपने काम में अपनी ज़मीन, अपने जो आर्ट हेरिटेज और लीगेसी कश्मीर की है, उसमें से कौन सी चीज़ें पाते हैं कि वो आपने उसकी किसी कॉन्टिन्यूटी को आगे बढ़ाया होगा, क्योंकि एक्सपीरियंसेस तो बिल्कुल वो आपके अपने होंगे, लेकिन उसके लिए जो आप मीडियम या जो विजुअल ईडियम इस्तेमाल करेंगे या जो इमेजेस इस्तेमाल करेंगे, क्या उसका किसी ट्रेडिशनल कश्मीरी आर्ट से कोई रिश्ता आप देख पाते हैं? मैंने कश्मीर पे बहुत सारे काम किए हैं, मैंने हर तरह के किए, और बार किया हूँ, और हर सिचुएशन में किया हूँ, ये सोच के नहीं किया हूँ कि ये ऐसा, जैसे पहली सीरीज जब मैं आया तो विस्थापत, तो उस हिसाब से की है, फिर नेक्स्ट टाइम मैं गया तो जो वहाँ टर्माइल मैंने देखा उस हिसाब से, कि श्रापनल सीरीज़ मेरी है उस हिसाब से किया है, उसका जो मैंने जो वहाँ पे हुआ था 2010 में, उस पे फिर एक बाढ़ आई, उस पे काम किया है, फिर मैं वहाँ तरह चीज़ों के, उसमें एक ट्रेडिशन का भी मैं देखता हूँ। एक तो जब मैंने फ़ोटोग्राफी सीरीज़ अबंडेंट हाउसेस, पंडित हाउसेस पे की, उन्हें मैं फ़ोटोग्राफ को लेके की थी, इसलिए भी की थी कि मैंने पहले, जब मैं 15 साल के बाद पहली बार वहाँ गया था, तो मैं सोचा मैं इसको पेंट करूँ, ठीक है, मैं इसको, इट विल बी माई इंटरप्रटेशन,
तो मुझे ये घर वो घर जैसे ही दिख रहा है, इसका जो जिसकी इतना खूबसूरत घर भी है, इसका आर्किटेक्चर भी अलग है जो मेन लैंड में नहीं होता है, तो उसको भी दिखाना और एक अबंडेंट जो है उस सिचुएशन में कैसा, तो मैंने फ़ोटोग्राफी इसलिए ली। और मैं फिर वहाँ लेंस बहुत कम है, घर बड़े हैं, तो बड़े बड़े कैमरा लेके हर सीज़न में लेके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर मीडियम का अपना यूज़ होता है, तो मैंने फ़ोटोग्राफी की। उसके बाद फिर मुझे क्राफ्ट के साथ दिलचस्पी रही है, तो मैंने भी पहले भी टेक्सटाइल को लेके कुछ करने की कोशिश की, हालांकि मैं उतना उसमें कामयाब नहीं हुआ। अब मैं पेपर मैशी को लेके अभी जो हाल ही में मैंने एक जो आर्ट फेयर में जो प्रोजेक्ट किया था, तो वो एक घोड़ा को लेके, इसलिए कि ये पेपर मैशी हम एक छोटे छोटे डब्बे या वासेस बहुत ऐसे मार्केट में देखते हैं, तो इसको कैसे हम बढ़ावा दे थ्रू दूसरी लैंग्वेज, अब उसको कैसे इंटीग्रेट करें कंटेम्प्रेरी आर्ट के साथ। तो मैंने ये घोड़ा लिया जो एक जुलजनाहा है, जो एक मैंने बचपन से वो मुहर्रम जुलूस में घोड़ा देखता था, मुझे तब इसकी नॉलेज नहीं थी कि फिर वहाँ वो घोड़ा भी रोता था उस जुलूस में, तो मुझे बड़ा बचपन में बड़ा इसका ये असर दिखता था मैं इसको। मैंने इस घोड़े को मैं सोचा इसको मैं फिर ये भी सोचा कि क्राफ्ट्समैन इस टर्माइल में क्या करता होगा। क्राफ्ट तो करता है पेपर मैशी, लेकिन फिर इसलिए मैंने वो स्केल्टन्स बनाए और जो घोड़े के ऊपर ला दे कि घोड़ा ये ले जा रहा है। तो वो इसमें दो तरीके के कि उनका कंटेंट चेंज हो गया, बट क्राफ्ट रह गया कि क्राफ्ट कोई छीन नहीं सकता, ये ट्रेडिशनल है, इसमें कुछ भी हो, दैट इज़ आवर स्ट्रेंथ, हमारी पूरी कंट्री की स्ट्रेंथ है क्राफ्ट टेक्सटाइल। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि हमारा इसका इंटरवेंशन, इसको आगे बढ़ावा करने के लिए ये हम इसमें इंटीग्रेट करें, इनको क्राफ्ट्समैन को इन्वॉल्व करें अपने काम के साथ, एक कोलैबोरेटिव काम करें ताकि ये इसको दूसरे लेवल पे लिया जाए, क्योंकि एक मिडलमैनशिप और जो क्राफ्ट दब और हर जगह हो रहा है, कश्मीर में ही नहीं हर जगह इसका डिके हो रहा है इसकी क्वालिटी को, बिकॉज इसका मुआवजा बराबर नहीं मिल रहा है, चाहे मिडलमैनशिप हो या क्या हो रहा है, या इसकी तरफ तवज्जो नहीं, और थोड़ा आगे इसका इम्प्रोवाइजेशन का भी कोई नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो उसको आगे बढ़ाए। तो इसलिए मुझे लगा ये हमारे कंटेम्परेरी आर्टिस्टों के लिए भी एक चैलेंज है कि अगर कुछ इस दौर में भी करें, इस ज़रिए कुछ एक नया कुछ उनके अपना तजुर्बा भी नया होगा और इसका बढ़ावा भी अच्छा होगा। और आखिर में वीर जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूँकि आप बहुत सारे आर्ट प्रोजेक्ट्स के क्यूरेटर भी हैं और नई एक बिल्कुल जो जनरेशन कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट में आ रही है उसको नज़दीक से देख रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, तो क्या अगर कोई शिकायत आपके मन में होती है इस नई जनरेशन को देखते हुए, वो क्या आपको लगता है कि कहीं तैयारी में क्या कोई कमी है उनके, या कौन से एरियाज़ हैं जिन पर उन्हें फोकस करना चाहिए? मुझे लगता है पहले स्थिरता लानी चाहिए, मतलब ग्रेविटी लाइक, क्योंकि ये शॉर्टकट नहीं है, इसमें बड़ा लंबा, मैं जैसे बोल रहा हूँ ये इस पर इतना मैं हम हर यंगस्टर को बोलता हूँ कि जो मन चाहता है वही करो, जो उसके लिए करना है वही करो, मतलब उसको खड़ा करने के लिए चाहे कुछ भी करो वो करो, अगर जितना भी अच्छा चीज़ हो, वेयर यू गेट फैसिनेटेड लीव इट, दैट इज़ नॉट हेल्प, व्हाट डजंट हेल्प योर प्रोसेस, व्हाट यू वांट टू बी। आपको एक आर्टिस्ट बनना है, पेंटर बनना है, स्कल्पटर बनना है, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट बनना है, जो उस चीज़ को खड़ा करे वही करो, कितना भी अच्छा कुछ मिले छोड़ दो, तो इससे आप आगे ज़रूर काम होएगा। दूसरे खुद आप क्या कर सकते हो, कभी यू गेट फैसिनेटेड कि ये अच्छा है तो फिर ये किया, तो वो एडॉप्शन रहेगा। अगर अपनी जर्नी हो चाहे बुरी भी हो, वो आगे जाके बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसके साथ पेशेंस रखना है और एंड यू अपनी ही एक्सपीरियंस से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, तो वो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। तो और जब भी हम यंग आर्टिस्ट के साथ कुछ करते हैं, क्यूरेट करते हैं या शो करते हैं, हम इनफैक्ट
हम थोड़ा इसमें भी इन्वॉल्व हैं कि जो कश्मीर से भी इन्वॉल्व हैं कि हम इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी एक ज़िम्मेवारी है हमारी जनरेशन को कि वहाँ के यूथ को और यहाँ के यूथ जो आपस में उनको मिलाना और एक नई दिशा, क्योंकि अभी सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो गया कि लेकिन हम समझते हैं कि हर कम्युनिटी की स्ट्रेंथ तभी होती है जब उसमें पोइट हो, राइटर हो, आर्टिस्ट हो। तो उसके लिए हम कुछ वर्कशॉप ज़रूर करते हैं, हम हर साल यहाँ दिल्ली में भी करते हैं। और मैंने कुछ ऐसे भी काम किए हैं कि हमने वहाँ जो आर्टिस्ट वहाँ से बाहर आए हैं, जो 50 साल से ऊपर है, उनको मैं एक बारी कश्मीर वापस लेके गए और फिर वहाँ के जो काउंटर आर्टिस्ट पार्ट है उनको मिला के एक वर्कशॉप किया, ताकि एक प्रोसेस दोनों तरह की कि एक जो लोग कभी गए भी नहीं है वापस, तो उनको लेके हमने एक वर्कशॉप किया इस तरह के। और बहुत सारे इस तरह के काम होते हैं बिसाइड्स आवर ओन प्रैक्टिसेस इन स्टूडियो। तो ये भी एक मुझे अच्छा लगता है। और हमने बहुत सारी क्राफ्ट्समैन, बहुत सारे थिएटर वाले, फोक वाले, उनको भी यहाँ लेके आए हैं। मुझे एक मौका मिला था एक बारी वो 26 टब के टबलो बनाने के कुछ टाइम, तो मैंने उस ज़रिया, क्योंकि 97 की बात है, कोई बाहर आना नहीं चाहता थे, तो ये एक ज़रिया था कि राजपथ पे ले आना। जो कभी मतलब मुझे याद है जो कभी जम्मू तक नहीं आया, तो फिर राजपथ पे आना एक बड़ा एक अनुभव लेके जाते हैं हम यहाँ की। फिर वो एक महीना बाकी स्टेट के कल्चरल ग्रुप्स के साथ रहते हैं, तो उनका एक इंटरेक्शन अलग रहता है, उनका एक दोस्ताना वो एक अलग, तो एक अच्छी मैसेज लेके जाते हैं। तो वो भी एक तो इस टाइप का ये एक दूसरा एक्टिविटी जो है ये काम में आता है। अब हम भी ढूंढते रहते हैं, कोई पूछ भी रहते हैं कौन, कि हर आर्टिस्ट में पॉसिबिलिटी होती है, हर यंग आर्टिस्ट में कुछ ना कुछ तरंग तो ज़रूर होती है। अगर उसको चैनलाइज हो जाए प्रॉपर तो आगे चला जाता है, अगर नहीं हो तो उसमें आई थिंक आर्टिस्ट की मिड कैरियर और सीनियर आर्टिस्ट की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि ये कारवान है। अगर रुक गया तो हम भी रुक गए, अगर पीछे कोई नहीं चलता है तो हमारी आगे की गाड़ी भी रुक गई। क्योंकि when we have to show from this part of the world to world, that is a collective, that's not individual। कोई एक इंटरनेशनल बन गया फिर बाकी नहीं हुआ, ये नहीं 10 बन गए, उससे भी नहीं, एक कारवान पूरा का पूरा एक पैकेज जिसमें वो कैसे आगे ले जाए। जैसे हमारे बहुत सारी जैसे प्रोग्रेसिव ग्रुप की मूवमेंट थी, तो उन्होंने अपना एक दौर आगे ले गया। फिर हम थोड़ा क्रिटिकल भी होता है कि उस टाइम का दौर शायद वो ज़रूरत थी उस टाइम की, इसलिए हम सोच रहे तो हम फिर वेस्टर्न मोड के ज़रिए ही आ गए। तो वो भी एक हमारी समस्या है कि हमें पढ़ाया भी गया वेस्टर्न फ़िलासफ़ी एंड वेस्टर्न आर्ट, और ज़्यादा हमने कम तवज्जो दिया जो हमारी अपनी परंपरा और सभ्यता हमारी जो थी वो उस पर कम। तो उसका आजकल हम ज़्यादा देखने को मिलता है कि उस पर जो लोग तवज्जो ज़्यादा देते हैं, और वही एक रास्ता भी है। हम अपने आप को जाने, अपनी ट्रेडिशन को जाने, अपने रूट्स को जाने, जो कहीं का भी जहाँ का भी हो, और वहाँ से बहुत कुछ निकल सके। और वर्ल्ड इज़ लुकिंग टूवर्ड्स इंडिया इन ए डिफरेंट वे। वी डोंट हैव टू गिव व्हाट दे हैव डन, और वी डोंट हैव टू रिपीट व्हाट दे हैव डन। तो क्योंकि हर एज में ये चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। मैं समझता हूँ कि जैमिनी रॉय तक एक दौर था जो कंटिन्यूटी में था, फिर एक प्रोग्रेसिव ग्रुप आया था, फिर नैरेटिव ग्रुप ने कोशिश बहुत की, फिर बहुत सारे ऐसे। तो आजकल आई थिंक आर्टिस्ट बड़े कोशिश में है कि वो अपने ट्रेडिशन के साथ जिए और उसको आगे बढ़ाए, और इंडिया टू बी रिकॉग्नाइज इन अ बेटर वे इनटू द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्ट। आई थिंक that's happening, a lot has been happening, there are a lot of been art। पहले बड़ा मुश्किल होता था इतने आर्टिस्ट, मतलब अब तो बहुत सारे कॉलेज भी अच्छे नए, तो नए कॉलेज भी बन गए अच्छे, हमारे यहाँ अच्छे अब म्यूज़ियम भी होने लगे, बट उस कंपैरिजन में नहीं है जिससे मेरे बाहर है। तो हमारी स्ट्रगल तो है, जो आदमी करना चाहता हूँ तो बहुत बड़े बहुत कुछ करना चाहता, लेकिन एक ये तनाव है कि यहाँ पे इतने फैसिलिटीज़ नहीं है, उतनी ग्रांट्स नहीं है,
जो यंग आर्टिस्ट को या मिड कैरियर आर्टिस्ट को सपोर्ट करे। और अगर दुनिया के कला सिनेरियो को देखें तो उसमें हिंदुस्तान में अभी कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो दुनिया भर में बड़े रिस्पेक्ट के साथ रिसीव किए जाते हैं, जिनसे अभी आपको भी और उम्मीदें हैं, आप समेत? नहीं, देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत सारे हैं और मैं यही बोल रहा इंडिविजुअली बहुत है, लेकिन कलेक्टिवली हमें होना पड़ेगा, एक पूरा लेके थ्रस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी सुबोध ने बहुत आगे तक ले गया, हुसैन साहब एक हद तक ही थे, पर सुबोध का और बुपन का पहले डॉक्यूमेंटा में आया था, अभी नीलिमा का डॉक्यूमेंटा में शो, ऐसे बहुत सारे जाते हैं, दिखा के आते हैं, वो भी है, नाम भी चल रहे हैं। लेकिन जैसे चाइनीज़ आर्ट, उसको एक जो प्लेटफॉर्म मिला है ओवरऑल कलेक्टिव, वो उसमें हमारी अभी भी कमी है। और उसके लिए आई थिंक वही मैं कह रहा हूँ, जब तक क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन एक कलेक्टिव विजडम, कलेक्टिव, एंड इट विल कम ओनली इफ़ यू कम थ्रू योर ओन ट्रेडिशन, ओन पॉलिटिक्स, ऑन सोशोलॉजी, ऑन एनवायरनमेंट, जो अब कंसर्न हो। जैसे अगर हमारा जिसकी जो पॉलिटिकल लैंग्वेज लेते हैं, अगर हम बाहर की पॉलिटिकल लैंग्वेज ले और उनकी बात करें, बेसाइड के हमारे पास इतनी सारे इश्यूज़ हैं, तो उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अपनी इकोलॉजी पे, एनवायरनमेंट का, सोशोलॉजी पे, पॉलिटिक्स पे, ये सब बहुत सारे मुद्दे, हमारे पास बहुत कुछ है और बहुत लोग हमारे से यहाँ से प्रभावित हो के कर लेते हैं। मीन्स हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो यहीं से प्रभावित हो के इतनी स्पिरिचुअलिटी, हम स्पिरिचुअलिटी को गलत वे में यूज़ करते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी, द स्ट्रेंथ जो हमारी है, हमारी जो ट्रेडिशन है, हमारी जो क्राफ्ट है, हमारे टेक्स्ट, बहुत सारे, तो उनको लेके बड़े पैमाने पे बड़े जो काम हो तो हम ज़रूर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीर मुंशी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया और अपनी कला यात्रा और दुनिया भर में भारत की उसमें स्थिति पर ये सब बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे जाने माने आर्टिस्ट वीर मुंशी। प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखिएगा feedback.rstv@gmail.com पर।